अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग, अटेंशन प्लीज। तो फर्स्ट वीक 7 लेक्चर हुए हमारे, और उसमें हमने बागो बहार कवर कर लिया। बागो बहार दास्तान, जिसमें आजाद बख्श का किस्सा, पहला दरवेश दूसरा दरवेश हमने क्लास में रीड किया। उसके इक़्तिबास की तशरीह की, उसके अदबी फनी मुहासिन का जायजा लिया, और जितने भी इम्पोर्टेंट PYQ थीम्स थे सारे कवर किए। बागो बहार के असलूब के ऊपर जो सवाल आता है, तारीखी व तहजीबी अहमियत के ऊपर, या फिर उसके फनी मुहासिन के ऊपर, मुहावरों के ऊपर, जितने भी सवाल आता है हमने कवर कर दिए। ठीक है। और उससे रिलेटेड नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में हमने शेयर भी कर दिए। तकरीबन स्टूडेंट ने नोट्स भी बना दिए। एक दो स्टूडेंट ने नोट्स मुझे शेयर नहीं किए, यानी उनके हैंडराइटिंग में अभी तक मुझे सबमिट नहीं करे। अब्दुल्ला एक दो आंसर भी नहीं भेजे, और आसिफ रजा नहीं भेजे, जावेद गुलजार नहीं भेजे। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट मुझे आंसर्स नहीं भेजे, राहिला, तो होपफुली उन्होंने भी बना लिए होंगे आंसर्स। यहाँ पर बागो बहार कंप्लीट हो गया हमारा। तो आपको जो जितना पढ़ाया गया वही टॉपिक पढ़िए, बार बार पढ़िए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और जितने भी मॉडल आंसर्स है, मैं बता रहा हूँ, 10 में से 7, 20 में से 14 मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह आपको। उतना बेहतर करके आया अपन। अब इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हम। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज का टॉपिक क्या है? गोदान प्रेमचंद। हाँ, प्रेमचंद की एक मशहूर नावल है गोदान। हाँ, उसका PDF मैंने आपको शेयर कर दिया था, पूरा गोदान PDF फॉर्मेट में। ऐसे मार्केट में खरीदने जाए तो 300-400 रुपये लग जाएंगे। ठीक है। लेकिन आप आराम से पढ़ ले सकते PDF में। और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ भी भेज दिया मैं। ठीक है। जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट थे वो भी भेज दिया। अब पहले तो मैं आपको एज ए फ्रेश स्टूडेंट फाउंडेशनल लेवल पर बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है। तो जो बारीकी से चीजें समझाने की है उसका भी बयान करता हूं मैं। देखो, अब ये सवाल देखो तुम, गोदान। अब यहां पर भी कोट का इस्तेमाल कराओ नहीं, जैसा बागो बहार में कर रहा था। यहां देखो, नेरंगे ख्याल के लिए भी कर रहा। यहां देखो, लंबी लड़की के लिए भी कर रहा। तो इससे मुराद आंसर राइटिंग में पहले क्या करना है हमें? गोदान के बारे में लिखना है, उनके राइटर वो। हाँ, पहला पैराग्राफ गोदान क्या है बता देना है। पहला पैराग्राफ नेरंगे ख्याल क्या है बता देना है। इसका मतलब ही ये होता है। और जितने भी स्टूडेंट्स आजकल मेंस लिख रहे हैं ना, वो ये भी काम नहीं करते। उनको ये पता ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो बगैर मेंटर के ही तैयार हो जाते। ओके, गुड इनफ, दे आर स्कोरिंग अराउंड 250 टू 260। लेकिन यहाँ पर आपको इंटरव्यू कॉल आ जाता, फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। फाइनल सिलेक्शन होना बोले तो आपको 280 प्लस जाना है। ठीक है। तो उसके लिए आपको ये सब चीजें करना पड़ेगा जो आप बेसिक लेवल पे कर ले रहे। तो अब हर आंसर में आपको गोदान के एक 4 लाइन तैयार करके रखना है। तो मैं आपको रेडीमेड बनाकर दे दूंगा गोदान क्या है क्या नहीं। ठीक है। तो सुनो, गोदान प्रेमचंद का मशहूर नावल है। ठीक है। ये 1936 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1936 में। और ये प्रेमचंद का आखिरी नावल है। इसके बाद इनका इंतकाल हो गया। बनारस में इनका इंतकाल हो गया प्रेमचंद। और तुम्हें पता है, प्रेमचंद या मुंशी प्रेमचंद इनका असल नाम नहीं है, धनपत राय है। जी सर। ठीक है।
हाँ, धनपत राय है इनका नाम। और गोदान की खास बात, एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, मेरा इंटरव्यू क्वेश्चन है, मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं यहाँ पर। तो 5 जो मेंबर होते हैं इंटरव्यू में, ये चेयरपर्सन होता है यहाँ पर। तो ये मेंबर 1, मेंबर 2, ये मेंबर 3, ये मेंबर 4। ये मेंबर 3 जो थी, एक मैडम थी, और ये मैडम ने मुझे गोदान के बारे में, पहले तो प्रेमचंद के बारे में और उर्दू लिटरेचर के बारे में सवालात किए थे। तो उन्होंने पूछा था उर्दू लिटरेचर से मुताल्लिक, या सीधा सीधा आपने क्या पढ़ा क्या नहीं, ऐसा कुछ पूछे शायद मुझे। तो मैं प्रेमचंद का नाम लिया, गोदान का नाम लिया था। तो उन्होंने पूछा था कि बताइए प्रेमचंद का जो गोदान है किस लैंग्वेज में शुरुआत में लिखा गया था, पहले किस लैंग्वेज में लिखा गया था। तो आप लोग गूगल पर भी जब देखेंगे तो देवनागरी हिंदी लैंग्वेज का नुस्खा आपको पहले नजर आएगा। तो गोदान जो है दरअसल हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखा गया था। इसके बाद इस गोदान को उर्दू में भी लिखा गया, लेकिन इसको इकबाल नामी, या इकबाल बहादुर, कुछ तो भी नाम है पूरा उनका, इकबाल बहादुर साहिर समथिंग, इन्होंने उर्दू में लिखा। ठीक है। तो गोदान प्रेमचंद ने दरअसल हिंदी में ही लिखा और उर्दू में इकबाल बहादुर ने लिखा सब। लेकिन दो भी ये माने जाते हैं कि उर्दू एक गोदान एक उर्दू का ही नावल है माना जाता है। तो ये क्लियर होगा, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बोला मैं आपको। तो गोदान प्रेमचंद का आखिरी नावल है जो 1936 में इन्होंने लिखा था, या मशहूर नावल है जो इन्होंने 1936 में लिखा था। अब इसका मौजू क्या है, थीम, इंपॉर्टेंट थीम। ठीक है। और इसका मेन किरदार कौन है, मेन कैरेक्टर कौन है, इनका जिक्र करना अपन इंट्रो में। गोदान का अहम मौजू देहाती जिंदगी के मसाइल है, रूरल लाइफ जो होती है उसके मसाइल, रूरल इश्यूज, देहाती जिंदगी के मसाइल इसका अहम मौजू है। और इसका किरदार, अहम किरदार, मरकजी किरदार कौन है? हौरी। हाँ, एक किसान है जिसका नाम है हूरी, या हूरी, हूरी, इसका मरकजी किरदार है हूरी। तो हूरी के जरिए हिंदुस्तान के किसानों की और दही जिंदगी के मसाइल को हमारे सामने पेश किया गया, और इस तरीके से पेश किया गया कि दही जिंदगी की चलती फिरती तस्वीरें हमारे आंखों के सामने आ जाती है। और ये एक फर्जी कहानी है, ये भी जो हूरी जो कैरेक्टर है रियलिस्टिक कैरेक्टर नहीं है, ये भी एक फर्जी कहानी है, फर्जी कहानी है। लेकिन इसको इस ढंग से पेश किया गया है कि आप महसूस करेंगे कि यार पूरी एक किसान आप आंखों से देखेंगे, इसके साथ जो मसाइल पेश आते हैं वो आप महसूस करेंगे, और इसका जो खात्मा होगा आप महसूस करोगे। ठीक है। तो मरकजी किरदार पूरी के जरिए से उस वक्त के हिंदुस्तान के किसानों के मसाइल को हमारे सामने पेश किया गया, और हिंदुस्तान की चलती फिरती देही जिंदगी की तस्वीरें हमारे सामने पेश की। इसीलिए इस गोदान नावल को इपिक कहा जाता है, इपिक ऑफ रूरल इंडिया। तो बेशतर नकादों ने गोदान को क्या कहा? एथिक्स ऑफ रूरल इंडिया। इपिक, Yeah. इपिक, इपिक, इपिक एथिक ऑफ ऑफ। रूरल इंडिया। हाँ। तो ये हम इंट्रो ऐसा बना सकते, गोदान प्रेमचंद का शाहकार नावल है, पॉपुलर शाहकार नावल है जो उन्होंने 1936 में लिखा। इसमें मरकजी किरदार हूरी के जरिए उस वक्त के हिंदुस्तान और दही जिंदगी के मसाइल को हमारे सामने पेश किया गया। बेशतर नकादों के यहाँ गोदान इपिक ऑफ रूरल इंडिया कहा जाता है। गोदान को क्या कहा जाता है? इपिक ऑफ रूरल इंडिया। ये तुम्हारा क्या हो गया? 4 लाइन का इंट्रो इंट्रो। हो गया तैयार।
चलिए, तो ये इंट्रो आप आंसर में भी लिखेंगे, तशरीह में भी लिखेंगे, ठीक है। तो किसी ने अगर से नोट किया तो जरा सुना सकते हैं तो सुनाइए। कोई नोट करे या नोट कराओ? सर नोट सर कराइए पूरा सर। नहीं हो पाया, स्टार्टिंग के सिर्फ 3 लाइन ही लिख पाया। हाँ, 4 लाइन तैयार करना है। जी। गोदान प्रेमचंद का साकार नावेल है, ठीक है। तो गोदान प्रेमचंद का साकार नावेल है जो 1936 में लिखा गया। इसका मरकजी किरदार हूरी, इसके मरकजी किरदार हूरी के जरिए उस वक्त के हिंदुस्तान और दही जिंदगी के मसाइल को प्रेमचंद ने हमारे सामने पेश किया। बेशतर नकादों के यहाँ गोदान को इपिक ऑफ रूरल इंडिया कहा जाता है। हो गया रेडी? जी सर। राइट। अब आगे देखो। अब यहाँ पर एक सवाल दिया 2023 का एक सवाल, फिर से मैं आप पूरा स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। पहले तो 2023 का सवाल लेंगे हम। गोदान के मरकजी किरदार के जरिए प्रेमचंद ने किस तरह एक गरीब किसान की जिंदगी के अलमिये को पेश किया, वाजे कीजिए। तो वजाहत कीजिए, वाजे कीजिए। आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई क्लियरली आपको जो दी गई स्टेटमेंट है उसके फेवर में आर्गुमेंट देना रहता, ठीक है। तो गोदान के मरकजी किरदार कौन है? हूरी है। तो हूरी के जरिए प्रेमचंद ने किस तरह एक गरीब किसान की जिंदगी के अलमिये को पेश किया। अलमिया क्या होता है? किसे कहेंगे अलमिया? बोलो। सर तस्वीर भी सर। हालात। हाँ, हालात कौन से हालात? खुशगवार हालात, गमनाक हालात, गमनाक। गमनाक, दर्दनाक, ठीक है। तो उस तरीके की जिंदगी, दर्द भरी जिंदगी जो होती है ना, उस तरीके के अलमिया को पेश किया। तो अब यहाँ पर हम पहले तो 4 लाइन में गोदान क्या है बता दें। अब स्ट्रक्चर में क्या रहता? मरकजी किरदार हूरी को लेना है और हूरी के जरिए प्रेमचंद ने किस तरह गरीब किसान की जिंदगी के अलमिये को पेश किया। तो हमने एक क्या करना है, ये हूरी के कैरेक्टर में हम जितने भी इवेंट्स पढ़े, कोई 6-7 इवेंट निकालना है हमको। 6-7 इवेंट निकाल के 6-7 पैराग्राफ बनाना है। म्यूट कर लीजिए। तो हूरी के जिंदगी के 6-7 इवेंट निकालना है। वो कैसे इवेंट रहना? गरीब किसान की जिंदगी से जुड़े रहना और अलमिया रहना, उसमें दर्द भरी दास्तान मौजूद रहना सब। तो मिसाल के तौर पर जब हूरी का नक्शा खींचते प्रेमचंद, तो ये बताते कि इसके पास छोटी मोटी जमीन है, 2 बीघा जमीन है, जो भी है। 3 बीघा। म्यूट कर लीजिए, ये कौन है, जरा सा म्यूट कर लीजिए। तो इसके पास एक छोटी सी जमीन है। इस जमीन पे वो खेती करता है और इस खेती के जरिए से वो अपने घर वालों को पालता है। अब इसके घर में कौन है पता है? इसकी बीवी है, इसका एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं, ठीक है। तो अपने घर वालों को पालता है और इसी के जरिए से वो लगान भी देता है, सूद भी अदा करता है। और नजराना, नजराना क्या होता है बोले तो मजहबी रसूमात के टाइम पर जो डोनेशन देते, ठीक है, नजराना भी देता है। तो इन तमाम हालात के पेश नजर इसकी जो जिंदगी है, माशीरती जिंदगी बदहाल है। तो ये गरीब किसान है, इसकी माशीरती जिंदगी, इकोनॉमिक लाइफ बहुत ही अनसस्टेनेबल है, बदहाल जिंदगी है। इस वजह से ये गुर्बत का शिकार है, गुर्बत का शिकार है। लेकिन हूरी ना सिर्फ एक किसान है, हूरी ना सिर्फ एक किसान है बल्कि हिंदुस्तान के तमाम किसानों का नुमाइंदा है। इसके जरिए से असल में बताना क्या चाह रहे, तमाम हिंदुस्तान के किसानों के हालात। तो हूरी का जो हाल है वो हाल उस वक्त के तमाम हिंदुस्तान के
किसानों का था, जो एक वक्त में 3 मजालिम का शिकार थे, लगान, सूद और नजराना, जिसकी बिना पर इनकी जिंदगी बदहाल थी और ये गुर्बत का शिकार थे। पहला एपिसोड हो गया। दूसरा इवेंट, इसकी एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि इसके घर पे बुलेट गाड़ी रहे ना। क्या थी इसकी छोटी सी ख्वाहिश? गाय। जिससे उसके घर की खूबसूरती बढ़े। गाइड का होना। हाँ हाँ, इसकी एक छोटी सी ख्वाहिश थी। हर इंसान, गरीब हो या अमीर हो, कुछ ना कुछ छोटी मोटी ख्वाहिश तो रखता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं अलमिया यही है कि इसकी जो ख्वाहिश है, इसकी जिंदगी और मौत का सबब बन जाता है। इसकी छोटी सी ख्वाहिश थी कि इसके घर के सामने एक गाय बंधी रहे, जिससे इसका रुतबा बढ़े और इसकी जो मजहबी जो दिल लगी है वो भी पूरी हो जाए, क्योंकि मजहबी तकद्दुस होता है गाय से, तो वो भी उसका पूरा हो जाए और इससे इसका रुतबा बढ़े, ठीक है। तो ये क्या करता है, 80 रुपए में गाय लेता है, लेकिन उधार लेता है। अब इसके साथ एक मसला ये पेश आ जाता है कि ये उधार में लिया और हसद और जलन की वजह से इसका भाई हीरा, हुरी का भाई हीरा, इस गाय को जहर दे देता है और गाय मर जाती है, ठीक है। किसने जहर दिया? हीरा। हीरा ने। हीरा। तो लेते वक्त गाय ये सोचा कि भाई इससे दिन में 2 बार 6-7 लीटर दूध मिलेगा, घर की रौनक बढ़ेगी और मेरा जो मजहबी रसूमात है वो भी हो जाएंगे अदा। खुशी खुशी लिया, उधार में लिया, बहला फुसला कर लिया। लेकिन उसका भाई हीरा हसद जलन की वजह से इस गाय को जहर देकर फरार हो जाता है। अब यहां से अलमिया शुरू हुआ। एक, गाय मरी, गाय मुकद्दस चीज है मजहबी नुक्ते नजर से, तो गाय के मरने पर इस पर जुर्माना लगता। तो विलेज पंचायत जो होती है, लेट्स सपोज, वो लोग इसके ऊपर जुर्माना लगाते, क्योंकि ये मान मर्यादा का आदमी था, अपनी बिरादरी में रहना ही पसंद करता था, चाहे कितने भी जुल्म हो उस पर। तो ये गाय के मरने पर भी क्या करता है, जुर्माना भर देता है। भर देता है। ये खाने को कोड़ी नहीं है, एक तो उधार में गाय लिया, अब उस पर जुर्माना लगा, जुर्माना भी अदा करता है। अब मजीद ये गाय मर गई बोलकर पुलिस भी आ जाती है, पुलिस तलाशी करती है। तो पुलिस के घर में तलाशी करने पर इसकी मान मर्यादा को ठेस पहुंचती है, इसलिए अपने भाई को बचाने और उसकी इज्जत को बचाने की खातिर क्या करता है, पुलिस वाले को रिश्वत देता है। दारोगा को रिश्वत देकर बोलता है कि भाई घर की तलाशी ना ले। तो वो रिश्वत का पैसा भी खर्च से लेता, जुर्माना भी खर्च से लिया, रिश्वत भी खर्च से दिया। हाँ, तो खर्च पे खर्च बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो गाय मर गई, भाई भी छोड़ के भाग गया। अब हालात ये है कि भाई भाई के घर वाले को भी देख रहा, उसकी बीवी बच्चों को भी देख रहा, उसके खेतों को भी देख रहा, और यहाँ पर ये मामला आ गया। आगे स्टोरी डेवलप होती, इसका जो बेटा होता है गोबर, वो भोला, और उसकी जो बेटी होती है झुनिया, झुनिया से मोहब्बत करके, हाँ झनिया से मोहब्बत करके, ठीक है, उसको हामिला छोड़कर भाग जाता है। समाज और बरादरी और घर के डर से वो भाग जाता है। लेकिन ये झुनिया जो होती है, एक तो कमजात की होती है, क्योंकि जात पात का निजाम है, आप गांव में रह रहे, कमजात की है, ऊपर से ये बेवा थी। तो बेवा औरत को बहू बनाना और कमजात की बहू बनाना, तो कल्चरल नॉर्म्स जो होते हैं ना, कल्चरल नॉर्म्स जिसको बोलते हैं हम, वो आप वायलेट कर रहे। तो अब और क्या लगेगा पूरी पे? फिर जुर्माना लगेगा। फिर जुर्माना। तो झनिया को बहू तस्लीम करता है, ये करने के बावजूद सोसाइटी जो विलेज पंचायत है उसकी तरफ से फिर से इसके ऊपर जुर्माना लगता है। एक तो बेवा थी, एक तो कमजात की थी, उससे उसको उन्होंने बहू मान लिया, तो खैर फिर ये जुर्माना देने को भी तैयार हो जाता है।
तो एक तो कर्ज लिया, अब ये जुर्माने पे जुर्माना, जुर्माने पे जुर्माना, इसकी इकोनॉमिक लाइफ आप सोच सकते हैं कितनी बद से बदहाल होती। अब दो बेटियां थी, सोना और रूपा। तो अब बेटियां की शादी कराना है, तो एक बेटी की शादी कराने के लिए भी फिर से कर्ज लेता, और दूसरी बेटी के वक्त हालत ये आ जाती कि भाई घर की जमीन बचाने के लिए एक अधेड़ उम्र की, यानी कि बहुत ही एज हो गया ऐसे आदमी से अपनी बेटी की भी शादी करा देता है। राम सेवक नामी एक शख्स, बहुत ही ज्यादा उम्र का होता है, उससे अपनी छोटी बेटी की भी शादी करा देता है, क्योंकि वो अपनी बाप दादा की निशानी यानी उस जमीन को बचाना चाहता है। तो इससे 200 रुपए लेकर बेटी की भी शादी करा देता। तो पूरी कहानी इसकी माशी बदहाली और जो वहाँ के मजहबी या फिर समाजी रसूमात या फिर जो भी नॉर्म्स है, वो सब किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो जागीरदाराना निजाम का इस्तेसाल, उसका खाका खींच रहे अपन यहाँ पर। फिर आगे आप देख सकते हैं कि एक गरीब किसान की जिंदगी का अलमिया हम देख रहे हैं। तो अब वो अंदर ही अंदर टूट जाता है कि भाई मेरी बेटी को भी एक ऐसे बड़ी उम्र के आदमी से शादी करा दिया। फिर वो मजदूर हो जाता है, मजदूर होकर मजदूरी पर निकलता है। एक दिन मजदूरी करते करते इसको लू लग जाती है, लू लग जाती है और वो मौत का शिकार हो जाता है। और मौत के पलंग पे होते हुए भी वो अपनी ख्वाहिश कि गाय हो और उसका पोतरा जो होता है मंगल, वो गाय का दूध पी रहा है, इस तरीके से बातें करते हुए वो मर जाता है। इसके मरने पर, क्योंकि ये गाय का ख्वाब देख रहा था या गाय के बारे में बात कर रहा था, फिर से वहां के पंडित या समाज के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाई आप क्या करो, डोनेट करो। क्या डोनेट करो? गौदान करो। गौदान। काऊ, काऊ डोनेट हाँ, करो। गाय गाय तो ये हो गाय गया गाय गाय का दान। हाँ गौदान। भाई, इन्हीं जब मर रहा, इसके पास कुछ नहीं है, इतना कर्ज चढ़ा हुआ था इसके ऊपर, अब इन्हीं गाय कहाँ से लाएगी? तो उसकी जो बीवी होती है धनिया, धनिया यही कोसते निकलती है कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, कहीं पर कुछ बाराने रखे होते हैं, जाती है तेजी से और वो बाराने पूरी के हाथ में रखकर दान कर देती है। वो बाराने भी नहीं छोड़ते, ले लेते। समझे? तो ये जी सर। है गौदान का क्लाइमेक्स। तो कितना एक्सप्लॉइट करते हैं सोचो, मरने वाले को भी नहीं छोड़ रहे यहाँ पर। तो किस तरीके से उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश के गाय रहना उसकी मौत का सबब बन गया। तो ये जो खाका खींचा प्रेमचंद ने, वो ना सिर्फ भूरी तक महदूद है, बल्कि हिंदुस्तान के उस वक्त के कई किसानों का है। और आज भी ये हाल, हालांकि आज लगान नहीं है, लगान नहीं है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के किसान कर्ज में मुब्तला है। जैसा मैं बताया आपको, आज का जो किसान है 85% फार्मर क्या है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर मीन्स लेस देन 5 एकर्स ऑफ लैंड, ठीक है। और 50% ऑफ अग्रेरियन फैमिली आर अंडर डेप्थ एज पर नाबार्ड सर्वे। तो आज भी क्या हिंदुस्तान में हुरी मौजूद है? यस सर। Yes, sir. यस। तो यू शुड रिलेट दैट स्टोरी विद कॉन्टेम्पररी सिनारियो। एक सवाल पूछा असरे हाजिर में गोदान की मानवियत बोलकर, वो कराऊंगा मैं, बट मैं आपको एक पूरा ब्रॉडर पिक्चर देना चाह रहा हूं। तो क्या सारे बच्चों को इंपॉर्टेंट थीम समझ में आ गया? Yes, sir. जी सर। हाँ, तो ये चीजें आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। और यहीं पर आपको ये सवाल का जवाब भी मिल जाता कि गोदान के मरकजी किरदार के जरिए किस तरीके से प्रेमचंद ने गरीब किसान की जिंदगी के अलमिया को पेश किया, वजाहत के साथ हम बयान कर दिए। जो 7-8 इवेंट्स है, वो 7-8 इवेंट 7-8 पैराग्राफ हो जाते। अब क्रिटिक्स को लेकर आना हमारा काम रहता, जिससे हमारे आंसर में वजन बढ़ता।
तो 4-5 रेडीमेड क्रिटिक्स रहते अपने पास। एक है पंडित दयाशंकर कौल, एक है एहतशाम हुसैन, और एक है सैयद सलाम नदवी। ऐसे क्रिटिक्स है, हम उनको यूटिलाइज करेंगे और इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में जहां कहीं भी फिट होते लिख देंगे, तो हमारा आंसर बन जाता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ू? जी सर। Yes, sir. हाँ, चलिए। तो हूरी के बारे में मजीद बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये मेन कैरेक्टर है, मेन किरदार है हूरी। हूरी एक किसान है, इसकी शादी धनिया से हुई। और थोड़ा सा धनिया के बारे में भी बता देता हूँ। धनिया का किरदार दरअसल शोला और शबनम है। वो इस समाज की रसूमात को या फिर जालिमाना रिवाज को नहीं मानती। ये बागी बागी टाइप की खातून थी, और इसकी बगावत तो कई जगहों पर आपको मिल जाएगी। जैसे लगान के मामले पर वो तो हूरी से झगड़ते रहती घर में, ठीक है। दूसरे जगहों पर जब ये अपनी मान मर्यादा बचाने की खातिर अपने भाइयों को सपोर्ट करता है, यहाँ तक कि इसके खुद के घर में फाके पड़ते हैं, तो वो लड़ पड़ती है कि भाई मेरे बच्चों को खाने पीने को नहीं है और तुम इन लोगों को दे रहे हो, बोलकर एक जगह लड़ने को आ जाती है। इसी तरीके से जब वो रिश्वत का पैसा दारोगा को देने जाती है ना, वहां तो मैदान में मार लेते ये दोनों मियाँ बीवी फुल। कि धनिया बोलती कि भाई घर का हाल बुरा है, तू कर्ज पे कर्ज लेकर है, तो हाँ इन लुटेरों को दे रहा है वो तो। उस दिन धनिया का रूप देखकर वो पुलिस ऑफिसर भी डर के भाग जाता, दारोगा भी। वो कहता है कि यार धनिया बहुत दिलेर औरत है। और धनिया के किरदार में जरूरतमंदी बहुत ज्यादा है। सलिया चमारन को सपोर्ट करती है। एक चमारन का भी किस्सा है, एक स्टोरी है निचले जात की, उसको भी सपोर्ट करती है। और जब झुनिया को बहू बना लेती है तब उसका ख्याल भी रखती है। तो पूरी स्टोरी में वो हूरी का साथ देते हुए नजर आती है, हालांकि वो जालिमाना रिवाज के खिलाफ थी, लगान के खिलाफ थी। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है धनिया, वो दरअसल एक तरीके से सोच है किसकी? प्रेमचंद की इनकलाबी सोच, रिवोल्यूशनरी सोच इनकलाब की। इसी तरीके से इनका एक बेटा होता है गोबर। शुरुआत में गोबर को बहुत ही नादान बताया, बहुत ही कच्चा बताया। जब वो एक बेवा झुनिया के प्यार में गिरफ्तार हो जाता है और फिर जमाने की बदनामी से डरकर शहर भाग जाता है, फिर शहरी जिंदगी में वो अपना खोया हुआ वकार भी पाता है, और समझबूझ के साथ जब वापस आता है, फिर गांव में किस तरीके से वो पेश आता है पहली मर्तबा या दूसरी मर्तबा, पूरी चीजें तो इसका कैरेक्टर डेवलप होता, और आखिर में काफी समझदार उभर कर आता है इसका कैरेक्टर। और इसके कैरेक्टर में भी एक इनकलाबी सोच है, जब वो कहता है कि भाई यहाँ गांव में क्या है, हर कोई अपना मालिक बन बैठा है, मैं नौकर हूँ लेकिन शहर में किसी एक का नौकर हूँ पूरा। यानी वो इस्तेसाल को जान चुका था। तो ये भी एक इनकलाबी कैरेक्टर है गोबर में। दो बेटी होती है, दो बेटियां होती है, सोना और रूपा। सोना और रूपा, इन लोगों की भी शादियां हो जाती है। कि वो लास्ट में जो बेटी बचती है, जिसकी राम सेवक नामी बूढ़े से शादी कराना होता है, वहां पर बहुत ज्यादा डायलॉग है पूरी और धनिया में, ठीक है। कि किस्मत में यही लिखा था, लिखा होगा तो ऐसा ही होगा ना, आप क्या कर सकते हैं, जो भी है ऐसा वैसा। तो वो उनके देसी लब्बो लहजे में वहां पर डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो दो बेटियां हैं, एक बेटा है। और ये हूरी क्या है, अपने आप में एक मोरली अपराइट पर्सन है, सदाकत पसंद पर्सन है। लेकिन ये शराफत के साथ साथ एक अपनी अंदर जो कमजोरी, इंसान की जो कमजोरी होती है ना, वो इसी तरीके से मतलब परस्त भी है। ये बंदा क्या है, मतलब परस्त है। क्यों?
कि भाई ये जागीरदार के तलवे क्यों सहला रहा, कि भाई इसकी इसकी जमीन बची रहे, इसकी जान बची रहे, ऐसा। इसके दो छोटे भाई है, वो एक छोटा भाई जिसका जिक्र करें हम, हीरा, जो आखिर में आके माफी मांग लेता मरने से पहले, ठीक है। तो ये जो हुरी है, बड़े भाई की हैसियत से अपने भाइयों का जो है सपोर्ट करना अपना फर्ज समझता है, मान मर्यादा, खानदानी लिहाज, ये बहुत कुछ होता है इसके अंदर। तो इसी वजह से जहां पर मैं बताया, पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने की बात हो, या अपने हीरा जब जहर देकर गाय को मार दिया, तब भी उसके घर वालों की वो देखरेख करता है, मान मर्यादा का ख्याल रखता है, ये सब चीजें इसके अंदर मौजूद है। और सलिया चमारन को भी सपोर्ट करना, या बहू बना लेना दुनिया को, फिर उस पर भी जो है नजर जुर्माना वगैरह कबूल कर लेता है, ठीक है। तो ये पूरी चीजें हैं। और धनिया का कैरेक्टर भी मालूम रहना, उसकी बीवी है लेकिन बेबाक है, ठीक है, नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। तो हूरी के ख्वाहिशात के खिलाफ आवाज उठाते रहती है। तो ये दरअसल जहनी तौर पर जो कैरेक्टर है, ये प्रेमचंद की ही इनकलाबी सोच है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब भाई ये नावल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, तो आगे बढ़ू। यस सर। जी सर। हाँ, चलिए। तो यहाँ हम किरदार, जो इम्पोर्टेंट किरदार थे उनके बारे में समझ गए। अब देखो, थोड़े से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, उसको पढ़ो, प्रेमचंद का असलूब वगैरह समझ में आता तुम्हारे को। ये मैं इंपॉर्टेंट पैराग्राफ वाला ओपन कर रहा हूं, वैसे तो सारा गोदान आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया मैं। तो यहां पर देखो, यहां पर किस पर तरक्की नहीं आती, तरक्की तो किस पर करकी नहीं आती, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उनको सहलाने ही में भलाई है। तो अभी जो मैं बोला था कि हूरी के किरदार में मतलब परस्ती है, इसी वजह से वो जागीरदार या जमींदार के खुशामद करते फिरता है। तो उसका मतलब समझ में आया, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उनको सहलाने में ही भलाई है, फायदा है। भलाई है। हाँ, तो इसका मतलब वो है कि मैं ये खुशामद क्यों करता हूँ जमींदार की, भाई वक्त पे लगान नहीं भरेगा तो मेरी जमीन भी वो बाद में ले लेगा। हाँ, कईयों के तो वो ले चुका, इसी वजह से मैं खुशामद करते फिरता हूँ, मेरा मतलब पूरा हो रहा, ऐसा। ये एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है जो 2013 में पूछा यूपीएससी ने। धनिया के किरदार का यहाँ पर नक्शा खींचा जा रहा है प्रेमचंद के जरिए। धनिया दुनियावी मामलात में इतनी होशियार ना थी, इसका ख्याल था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वो अपना लगान ही तो लेगा, उसकी ख्वाहिश, उसकी खुशामद क्यों करे। तो यहाँ पर जो अहम मसला है लगान का, और लगान जो लेता है जमींदार, तो जमींदारों की खुशामद क्यों करनी पड़ती है, ये धनिया को समझ नहीं आ रही बात, ठीक है। पूरी को समझ में आ गई, इसीलिए वो खुशामद भी करते फिरता है। तो वो ये पूछ रही कि भाई क्यों खुशामद करे, क्यों तलवे सहलाए, ठीक है, इसके जहन में सवाल है। अब प्रेमचंद बोल रहे कि अगरचा इसे अपनी मताहालाना जिंदगी के 20 वर्षों में इस बात का काफी तजुर्बा हो गया था कि जितनी कतर ब्यूनत करो, कितना ही पेट काटो, चाहे एक एक कोड़ी दांत से पकड़ो, लगान का अदा हो जाना क्या है, मुश्किल है। मुश्किल है सर। मुश्किल है। तो मताहालाना जिंदगी का मतलब अजवाजी जिंदगी। तो इसे अपनी शादीशुदा जिंदगी के 20 वर्षों में पता चल गया था कि भाई तू कितना भी सेविंग करो, पेट पेट काट कर करो, जो भी करो, लगान का अदा हो जाना मुश्किल है। इसी वजह से क्या करना पड़ता तुम्हारे को, खुशामद करना पड़ता, क्या करना पड़ता, तलवे सहलाना पड़ता। अब ये तलवे सहलाना मतलब जाके तलवे नहीं सहला रहे तुम,
ये एक तरीके का महावरा जरबुल मिसल का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, जहां पर हम पढ़े थे। आगे ये भी जो है, एक एक कोड़ी दांत से पकड़ो, ये भी जो है, और ये जो अल्फाज है कतर ब्यूनत करो, ठीक है, ये देसी जबान के अल्फाज समझो। आगे प्रेमचंद कह रहे हैं कि फिर भी वो हार ना मानती थी और इस मसले पर आए दिन झगड़ते हुए रहती थी। तो कौन हार नहीं मान रही और किस मसले पर झगड़ रही वो? धनिया नहीं मानती थी और इसी सूद लगान की वजह से। हाँ, ठीक है, पूरी से झगड़ते रहे। आगे प्रेमचंद नक्शा खींच रहे कि इनकी 6 औलादों में अब सिर्फ 3 जिंदा थी। तो दरअसल पैदा तो 6 हुए थे, सिर्फ जिंदा कितनी है? 3। एक लड़का है गोबर, अब 16 साल का, 2 लड़कियां, एक सोना और दूसरी रूपा। सोना की उम्र 12 और 8 साल रूपा की। 3 लड़के बचपन ही में मर गए थे। इसका दिल आज भी कहता था कि इनकी दवा दारू होती तो बच जाते, मगर वो एक दमड़ी की दवा भी ना मंगा सकी थी। तो बच्चों की मौत का सबब क्या था? गरीबी थी, गुर्बत। गर्बत, गुर्बत। और उस गर्बत की असल वजूहात लगान। तो लगान का मसला ऐसा था कि ये गरीब कर दे रहा था किसान को, और हालत ये थी कि वो अपनी बच्चों के दवा दारू का भी वक्त पर इंतजाम नहीं कर पाए। और एग्जाम्पल क्या दे रहे, 3 बच्चे बचपन में ही फौत हो गए। तो ये क्या सिर्फ भूरी तक महदूद है या उस वक्त के तमाम किसानों का हाल है ये? सर तमाम किसानों किसानों का का। हाल। हाँ, तुम ये एपिसोड हमेशा जहन में बिठाओ। इट इज नॉट ओनली रिगार्डिंग पूरी एंड हिज फैमिली, वो तो एक नुमाइंदा है ना। तो नक्शा पूरा हिंदुस्तान के किसानों का है, ठीक है। आगे खींच रहे और नक्शा। अभी इसकी उम्र भी क्या थी, 36वां साल ही तो था, मगर सर के सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां थी, जिस्म ढल गया था, खूबसूरत गंदमी रंग सांवला पड़ गया था, आंखों से भी कम दिखाई देता था। ये सब कुछ पेट की फिक्र ही के सबब तो था। तो इसकी जो फिजिकल फिटनेस है वो पूरी कितनी हो गई, समझ रहे? अपने बुढ़ापे की आप में तरह हो गई। एनीमिया से लेकर, हाँ, तो इसकी जो फिजिकल लाइफ है वो भी खराब है। इसका भी अहम सबब क्या है? गुर्बत लगान ही है। लगान। गुर्बत, गुर्बत। गुर्बत का ही शिकार है, जो इसके जिस्मानी हाव भाव को देखकर भी हम समझ सकते थे। तो पूरी कहानी यहाँ पर धनिया का नक्शा खींचते हुए हमारे को उस वक्त के हिंदुस्तान और उनकी माशी बदहाली और उस माशी बदहाली के सबब होने वाले और सारे मसाइल को प्रेमचंद ने कम अल्फाज में ही पेश कर दिया, और इस तरीके से पेश किया कि उस वक्त के सारे मसाइल हमारे सामने आ गए। सही बात है? जी सर। यस सर। यस, तुम आंखों से महसूस कर सकते हैं, यार 6 बच्चे पैदा हुए, 3 बचपन में फौत हो गए, दवा दारू वक्त पर नहीं मिली, 36 की उम्र में इसकी हालत ऐसी हो गई, सब हम महसूस कर रहे हैं। तो ये होता है किसी फनकार का फन। तो उसको अब आगे मैं समझा रहा हूं तुम्हारे को, थोड़े थोड़े एग्जाम्पल देकर। यहाँ पर आगे स्टोरी से एक स्क्रीनशॉट लिया मैं और बता रहा हूँ। जब तुम्हारी खुशी, चलो जल्दी कहा है कि इस बकरी गाय पर जी लल जाए हो तो ले लो। ये गाय मेरे बस की नहीं दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म ये नहीं कि दोस्तों का गला दबाएं, ऐसे जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तो यहाँ पर मुकालमे हो रहे। ये मुकालमे भोला नामी शख्स और हूरी। तो भोला एक गांव में एक सरदार रहता, समझो गांव का सदर रहता।
और इसकी गाय रहती। और जब इनकी मुलाकात होती, पहले से ही जान पहचान रहती, मुलाकात होती तो इसके पास बेहतरीन गाय रहती और इसकी दिली ख्वाहिश तो थी पहले से कि एक गाय घर में रहे। तो वो गाय को देखकर अब डिबेट चल रही दोनों में। और यहाँ पर भोला बोल रहा है कि भाई ठीक है, तेरे पास अभी पैसे नहीं है तो अभी तो ले ले, अब जल्दी क्या है कि जब चाहे दे दे, ऐसा वैसा बोलकर। लेकिन यहाँ पर दोनों के मुकालमों पर आप गौर करो, आपको गांव के अफराद जो आपस में बात करे वही लब्बो लहजा, यानी किरदार की जबान फित्री है, यानी उनका लब्बो लहजा अदा करने का बिल्कुल फित्री है, जैसे देहात के लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जैसी तुम्हारी खुशी या खुशी नहीं है, ये है अपनी खुशी, वहां पर खुशी लिखी गई क्योंकि वो लोग ऐसा ही प्रोनाउंस करेंगे ना। जब तुम्हारी खुशी, चलो जल्दी काहे की, इस बकरी गाय पर जी ललचाया हो तो ले लो। ये गाय मेरे बस की नहीं दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये क्या है असल में? नुकसान, बड़ा कफ। नुकसान है। नुकसान है। हाँ, तो जैसा एक देहात का कैरेक्टर बात करेगा वैसे ही अल्फाज यहाँ पर प्रेमचंद ने इस्तेमाल किए। तो ये खूबी है या खामी है? खूबी है सर। खूबी है। ये प्रेमचंद के असलूब की खूबी है कि आप मुकालमों में देख सकते हैं कि जो किरदार है उसका लब्बो लहजा, उसकी जबान, उसके मुकालमे, उससे अदा किए जाने वाले मुहावरे, सब कुछ फित्री है। हम जवान। फित्री, हाँ, सब कुछ फित्री है। तो ये खूबी है प्रेमचंद के असलूब की। हाँ, ये पैराग्राफ में जहां पर मैं बोला जो मियाँ बीवी मैदान में मार लेते, देखो यहाँ पर एकाएक धनिया छपट कर आगे आई और अंगोछा एक झटके के साथ इसके हाथ से छीन लिया। गांठ मजबूत ना थी, झटके के जोर से खुल गई और सारे रुपये जमीन पर बिखर गए। नागिन की तरह फंकार कर बोली, ये रुपये कहाँ ले जा रहा है? बता, भला चाहता है तो सब रुपये लौटा दे, नहीं कह देती हूँ घर के आदमी रात दिन मर रहे, दाने दाने को सब तरस रहे। हाँ, जो भी है पूरा, तेरी जरूरत जिस घर में जो भी है। तो ये मैं एपिसोड सुना दिया पहले ही तुम्हारे को। और ये भी बोला था, देखो दारोगा वहां से कट लेता, यानी निकल जाता देखकर, और कहते हुए जाता, देखो औरत है बड़ी दिलेर, जो भी है। और ये भी बोला था कि हूरी जो है झुनिया को बहुत तस्लीम कर रहा, उससे पहले समाज में झुनिया को लेकर जो नक्शा है वो भी यहाँ पर साफ है। देखो, पिटेश्वरी पीछे से आगे आकर बोला, कह रहा था कि धनिया के साथ क्या तुम्हारी अकल भी घास खा गई? यानी धनिया और तुम दोनों उसको बहू बना लिए, झुनिया को। झुनिया को क्यों नहीं उसके बाप के यहाँ भेज देते? ना जाने किसका बच्चा लेकर आई है और तुमने घर में रख लिया है। अभी तुम्हारी दो लड़कियां बिहाने को बैठी हुई है, सोचो। तो सोसाइटी में बदनामी आती है। आजकल भी बहुत सारे माशरे के लोग सोचते, देखो यार बदनामी होगी, हमारे बच्चियों का शादी कैसा होगा। आज भी ऐसे छोटे छोटे चीजों पे अपन सोचते रहते, देखो। तो इसको भी अपनी बेटियों की शादी की फिक्र थी कि ये बहू को अपनाएगा तो भाई बदनामी तो होगी, लेकिन फिर भी अपनाया, परवाह नहीं करा। यानी इसमें ह्यूमन वैल्यूज बहुत अच्छे थे, इंसानी अकदार का हामिल था ये बंदा, हमदर्दी। ठीक है, वो जानता था कि उसका बेटा जो है समाज और बरादरी के डर से भाग गया, बहुत तस्लीम कर रहा है वो। ठीक है, यह सब कुछ देख सकते हैं कि किस तरीके से वो
इंसानी हमदर्दी का भी पुतला है। अब यहाँ पर एक डायलॉग है, देखो धनिया का डायलॉग है। धनिया कहती है, बर और कनिया जोड़ के हो तभी ब्याह का सुख है। तो ये बर है या वर है? ये वर है लेकिन बर लिखा गया है सर। हाँ हाँ, तो ये लहजा, देहात के किरदार को तुम पेश कर रहे हो तो लहजा भी तो वैसा करो। जैसे तुम अगर से मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ तुम्हारे को, सलमान खान की सुल्तान मूवी देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे देखे होंगे सुल्तान, यस या सर। दंगल देखे होंगे आमिर खान की। यस सर। तो वो जो मेन कैरेक्टर है सलमान खान का और आमिर खान का, वो मूवी में भी देखो उसकी जो लैंग्वेज है, फितरी लैंग्वेज है वहां पर। ठीक है, तो धनिया कहती, बर और कनिया जोड़ के हो तभी ब्याह का सुख है। पूरी जवाब देता है, ब्याह सुख का नाम नहीं है पगली, ये तो तपस्या है। तो देखो यहाँ पर इन दोनों के मुकाल में देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे फितरी है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4-5 बार पैराग्राफ पूछे गए। गोबर ने घर पहुंचकर वहां की हालत देखी तो इसे मायूसी हुई, उसी वक्त वापस जाना चाहता था, जो भी है ये 4-5 बार पूछा। और जब वो गांव से वापस जा रहा, ये भी 4-5 बार पूछा। गोबर का सुलूक बदला हुआ था, बाद में वापस वो जाना चाहता तो गोबर को छोड़ने जाता। ठीक है, ये पूरे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो तुम लोग अच्छे से पढ़ लो। और ये लास्ट में क्लाइमेक्स है, यहाँ पर लू लग गई और पलंग पर है, वो मर रहा है। देखो, मंगल वहां से आया तो कितना मोटा था, यहाँ आकर दुबला हो गया है। तो वो अपने पोतरे की बात कर रही वो, तो वही गाय का ख्याल, पोतरे के लिए भी कुछ करो बोल के, खाने पीने का इंतजाम। ये क्लाइमेक्स, आज भूरी खुदाई करने चला तो बदन भारी था, रात की थकन दूर ना हो पाई थी, मगर इसके कदम तेज थे, चाल में बेपरवाही की अकड़ थी। ठीक है, फिर दोपहर में इसको लू लग जाती और इसका काम तमाम हो जाता। मरते वक्त भी देखो, तुम आ गए गोबर, मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वो खड़ी है देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी, तो आखिर में मरते वक्त भी वो किस चीज को देखकर मर रहा है? गाय को। हाँ, गाय को। इसीलिए गोदान, डोनेशन ऑफ काउ, इस नावल का नाम है। और उसके पीछे किस तरीके से गरीब किसान का एक्सप्लॉयटेशन होता है, यह पूरा खाका प्रेमचंद ने हमारे लिए खींचा है। तो उसको पढ़ के वहीं पर खत्म नहीं करना है, अपने को रिलेट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें होपफुली समझ में आ गई होंगी। कल से क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे हम। आज पूरा ओवरव्यू दे दिया मैं। अब तुम लोगों का काम क्या है, वो नावल को पढ़ना, उसकी जबान को भी कैसा समझना। मैं बताया कि वो देसी जबान रहेगी, देसी लहजा रहेगा, उसको आप अपने मानों में कैसा समझना है वो सब भी एक दो एग्जाम्पल दिया यहाँ पर। खुशी की जगह पर दिया, वर की जगह पर दिया मैं। ठीक है, सर लिखने में भी इसी तरह इस्तेमाल करना है। नहीं, जब आपको सवाल वहां पर मुकालमों के ऊपर पूछेगा तो तब ये बर ही लिखना है अपने को वहां पर, एज इट इज, जैसा प्रेमचंद ने लिया है। मैं लिखाऊंगा आगे, और 1-2 दिन हो जाने दो वहां पर पहुंचने को। ठीक है, जी सर। ओके राइट। चलिए, आज की क्लास को मैं कंक्लूड करता हूँ। होपफुली तुम लोगों को समझ में आया होगा। यस सर। रीडिंग करके आओ, हाँ रीड करके आओ, और कल से फेयर नोट ले लेके आओ। ओके सर। राइट, अल्लाह। अल्लाह